हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 6 ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। देखिए, ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स के बारे में चर्चा अपन करें तो अपनी चर्चा चल रही थी एंथैल्पी में परिवर्तन के बारे में। देखो, मैंने आप लोगों को एंथैल्पी के बारे में बताया था कि स्थिर दाब पर अवशोषित या उत्सर्जित जो ऊष्मा होती है उसी को अपन एंथैल्पी के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी स्थिर दाब पर कितनी ऊष्मा निकाय द्वारा अवशोषित की गई है, कितनी ऊष्मा उसके द्वारा उत्सर्जित की गई है, उसी को अपन एंथैल्पी परिवर्तन के रूप में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब उसी के बारे में एक सिंपल सी थोड़ी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ। देखो, अपन जो एंथैल्पी परिवर्तन है, एंथैल्पी परिवर्तन को डेल्टा एच से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। डेल्टा एच बराबर क्या होता है? डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है किसका? आपका एंथैल्पी परिवर्तन का। ठीक है ना, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। अब सुनो, ये एंथैल्पी परिवर्तन का फॉर्मूला है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पर ये जो पी डेल्टा वी होता है ना, इसकी जगह पर अपन एक और चीज़ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? डेल्टा यू प्लस इसकी जगह मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ NGRT। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर? NGRT भी लिख सकते हैं। अब बात आती है कि ये NGRT क्यों लिखेंगे अपन? NGRT जो है वो यहाँ पर क्यों लिखेंगे, है ना? तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो देखो, इस चीज़ को समझने के लिए अपन सहारा लेते हैं आदर्श गैस समीकरण का। ठीक है, तो आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण आप लोग जानते हैं क्या होती है? PV बराबर nRT होती है। अब किसी एक गैस A गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण क्या हो जाएगी? तो दाब तो स्थिर रहेगा क्योंकि एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और आयतन परिवर्तन होगा। तो A गैस के लिए आयतन कितना होगा? VA होगा बराबर A गैस के लिए मोलों की संख्या कितनी होगी? Na होगी। R तो स्थिरांक है ही सही और तापमान भी स्थिरांक होता है, यानी RT आ जाएगा। ये A गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण है। उसी प्रकार से B गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? PVB बराबर MBRT अपन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब करते क्या है, जो समीकरण अपने पास आ चुकी है तो अब अपन क्या करेंगे? तो भाई दूसरी वाले में से पहली वाले को घटा देते हैं। ठीक है ना, ये समीकरण नंबर दे देते हैं इसको अपन। यहाँ पर 1 दे दिया, इसको दे दिया अपन ने 2। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो देखो भाई, 2 कौन सी थी? ये थी PVB। ठीक है, तो ये लो, PVB में से क्या घटाओगे? PVA आप लोग घटाओगे। ये लो, तो PVB में से PVA आप लोग घटाओगे और इधर क्या घटेगा? NBRT में से क्या घटेगा? NART घट जाएगा भाई। ठीक है, अब आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? P कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? VB माइनस VA यहाँ पर बचेगा, VB माइनस VA बचेगा। यहाँ से RT कॉमन आ जाएगा। अब RT कॉमन आ गया तो बचेगा क्या? NB माइनस NA, यही बचेगा। अब VB माइनस VA क्या है? VB माइनस VA क्या है? ये है आपका आयतन में परिवर्तन। तो इसकी जगह मैं डेल्टा V लिख सकता हूँ भाई, आयतन में परिवर्तन को। ठीक है ना, तो P डेल्टा V हो गया। अब ये क्या है? गैसों के मोल है। मैंने आदर्श गैस की बात की थी आपसे, ये गैसों के मोल है। अब गैसों के मोल में क्या है? ये परिवर्तन है। और गैसों के मोल में परिवर्तन को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे? Ng से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? Ng से प्रदर्शित करेंगे। और सुनो, परिवर्तन है ना, इसलिए डेल्टा भी लगाएंगे। तो डेल्टा Ng से इसको अपन प्रदर्शित करेंगे। RT यहाँ पर है सही।
ठीक है, तो सुनो, ये जो समीकरण है एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच बराबर पी डेल्टा वी, देखो इस पी डेल्टा वी की जगह पर अपन ने क्या लिखा, पी डेल्टा वी की जगह पर अपन ने क्या लिखा, डेल्टा एनसीईआरटी अपन ने लिख दिया है। तो ये भी आपके एंथैल्पी परिवर्तन का एक फॉर्मूला होता है, कभी पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो, तो अपन ने एंथैल्पी परिवर्तन का फॉर्मूला वैसे कल पढ़ लिया था, ठीक है ना, परंतु फिर भी कभी पूछ लिया जाए आप लोगों से ये वाला फॉर्मूला भी, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आ जाएगी बात समझ में। तो ये था भाई अपना आज का एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक अभी, कि एंथैल्पी परिवर्तन को अपन डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और एक और नया टॉपिक अपन आज शुरू करते हैं, और वो है अपना ऊष्मा धारिता। ठीक है, तो अगला टॉपिक अपन लेते हैं यहाँ पर ऊष्मा धारिता। ठीक है ना, चलो अब देखो क्या होती है ऊष्मा धारिता। तो वो सिंपल सी बात है, कोई भी निकाय जो है उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, कोई भी निकाय है उस निकाय का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऊष्मा धारिता कहते हैं। ठीक है ना, तो एक सिंपल सी परिभाषा इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो भाई, तो लिख लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं अपन यहाँ पर, ऊष्मा धारिता। ठीक है, चलो, ऊष्मा धारिता क्या लिखेंगे, किसी निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ऊष्मा धारिता कहते हैं। तो क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या बोलते हैं, ऊष्मा धारिता कहते हैं। ठीक है भाई, अब क्या कर रहे हैं अपन, ऊष्मा धारिता के द्वारा तापमान में परिवर्तन कर रहे हैं। भाई 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा रहे हैं या 1 केल्विन तापमान बढ़ा रहे हैं, तो ऊष्मा धारिता के माध्यम से तापमान में ही तो आप लोग परिवर्तन कर रहे हो। तो ऊष्मा धारिता जो C होगी वो किसके समानुपाती होगी, तापमान में परिवर्तन डेल्टा T के समानुपाती होगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर इसको Q से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि ऊष्मा है ना भाई। तो ऊष्मा में जो परिवर्तन होगा वो तापमान में परिवर्तन के बराबर होगा, ऊष्मा में जो परिवर्तन होगा वो तापमान में परिवर्तन के बराबर होगा, यानी डेल्टा T के समानुपाती होगी। अब वही बात है, समानुपाती हटाएंगे तो स्थिरांक आएगा, और स्थिरांक कौन आता है, C आता है भाई, है ना। तो यहाँ पर स्थिरांक क्या आ गया, C आ गया है। अब इस C का मान अपन निकालना चाहें तो इस डेल्टा T को इसके नीचे ले जाएंगे, यानी Q बटे डेल्टा T हो जाएगा, और यही आपकी ऊष्मा धारिता का फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो सिंपल सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या बोला मैंने आप लोगों से, कोई भी निकाय है, कोई भी तंत्र है, उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, ऊष्मा धारिता कहलाती है। यानी आप लोग तापमान बढ़ाकर क्या कर रहे हो, ऊष्मा देकर आप लोग क्या कर रहे हो, तापमान में परिवर्तन कर रहे हो। तो देखो ऊष्मा जो होगी वो तापमान में परिवर्तन के समानुपाती होगी। अब वही बात है, समानुपाती हटाएंगे तो स्थिरांक कौन आएगा, C, और ये C जो होता है यही क्या होता है, ऊष्मा धारिता होता है, जिसका मान आ जाएगा Q बटे डेल्टा T। ठीक है, तो ये ऊष्मा धारिता का फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से अब छोटी छोटी सी परिभाषाएं यहाँ पर आएगी इसी से संबंधित। अगला होता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता। क्या है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता।
तो देखो भाई, विशिष्ट ऊष्माधारिता किसे कहेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, 1 ग्राम पदार्थ का ताप, ठीक है, 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, अगली परिभाषा किसकी आएगी? तो भाई अगला आता है मोलर ऊष्माधारिता। मोलर ऊष्माधारिता, तो देखो यहाँ 1 ग्राम पदार्थ लिया था, मोलर की बात करेंगे तो यहाँ 1 मोल पदार्थ ले लेंगे, है ना, तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है भाई। 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी परिभाषाएं हैं भाई कि 1 ग्राम पदार्थ का तापमान बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। 1 मोल पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? आपकी मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं कि ऊष्माधारिता जो होती है, ऊष्माधारिता निम्न 2 प्रकार की होती है। निम्न 2 प्रकार की होती है, यानी कि ये जो ऊष्माधारिता होती है ये 2 प्रकार की होगी। कौन कौन सी है 2 प्रकार की? तो भाई देखो, पहली होती है आपकी स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, जिसको अपन CP से प्रदर्शित करेंगे। और दूसरी होती है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। आयतन पर ऊष्माधारिता, इसको अपन CV से प्रदर्शित करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, ऊष्माधारिता 2 प्रकार की है। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, जिसे अपन CP से प्रदर्शित करेंगे। एक होती है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, जिसे अपन CV से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 प्रकार की ऊष्माधारिता अपने पास यहाँ पर आ चुकी है। अब बात करते हैं अपन आगे की तरफ कि भाई ये दोनों क्या है ना, इनके बारे में क्या जानकारी याद रखनी है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता यानी CP के बारे में। तो ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस आपको इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है ना। हाँ, तो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता के फॉर्मूले के बारे में बात करें तो वही फॉर्मूला है भाई, CP बराबर क्या होता है? ऊष्माधारिता का फॉर्मूला भी बताया मैंने आप लोगों को, Q/Δt होता है ना। क्या होता है? Q/Δt है। अब स्थिर दाब पर है इसलिए बाहर की तरफ क्या लगा देते हैं? P लगा देते हैं। तो यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा, CP बराबर Q/Δt एट कॉन्स्टेंट P। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब चूंकि आप लोग Q की जगह पर क्या लिखते हैं? किसी भी निकाय द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा क्या होती है, इसके बारे में आप लोग क्या लिखते हैं? तो आप लोग इसके बारे में लिखते हैं कि Q की जगह पर अपन क्या बोल सकते हैं?
क्योंकि यहाँ पर दाब क्या है, स्थिर है, तो Q की जगह पर आप लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V भी लिख सकते हैं। डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बटे डेल्टा T, क्योंकि यहाँ पर अपन ने क्या किया, Q का मान रख दिया भाई, स्थिर दाब पर ग्रहण की गई है उत्सर्जित ऊष्मा का मान यानी QP का मान क्या बताया था मैंने आप लोगों को, डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V होता है एट कांस्टेंट P। ये चीज मैंने यहाँ पर रख दी है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा H भी कहते हैं, तो इसकी जगह डेल्टा H भी आप लोग रख सकते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये तो हो गया आपका स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता का। अब बात करेंगे अपन अगला फॉर्मूला, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। अब देखो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता की बात करते हैं तो वो क्या होगी, CV होगी, ठीक है। अब CV का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो भाई फॉर्मूले में तो ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, वही Q बटे डेल्टा T होगा एट कांस्टेंट V होगा, ठीक है। बराबर करके क्या लिखेंगे, तो वही आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग कि यहाँ पर Q जो है, Q की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन, डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V लिख सकते हैं बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा एट कांस्टेंट V हो जाएगा। और अब मैं आप लोगों को बात बताऊं तो देखो आयतन क्या है, आयतन स्थिर है, यहाँ पर मैंने बोला ना स्थिर आयतन है। अब आयतन स्थिर है मतलब आयतन में परिवर्तन क्या होगा, जीरो। भाई मैंने क्या बोला आप लोगों से, आयतन क्या है यहाँ पर, स्थिर। आयतन स्थिर है तो आयतन में परिवर्तन क्या होगा, जीरो। डेल्टा V का मान क्या है, जीरो, तो इस P से जीरो को गुणा करने पर इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे ही इसका मान जीरो हुआ तो बचेगा कौन, केवल डेल्टा U बचेगा। क्या बचेगा, डेल्टा U बटे डेल्टा T एट कांस्टेंट V, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। तो CP व CV के केवल आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं और ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी अपनी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, ठीक है। अब अगला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, CP व CV में संबंध, CP व CV में संबंध, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से। CP व CV में संबंध क्या होता है, CP व CV में संबंध क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सुनो भाई, CP और CV में जो संबंध होता है इसको अपन निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं तो सुनो ध्यान से। देखो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता CP और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता CV, इन दोनों का जो अंतर होता है ना वो किए गए कार्य के बराबर होता है, यानी कि P डेल्टा V के बराबर होता है। क्या बोला मैंने आप लोगों से कि आपका जो ये, भाई सुनो इधर सुनो, CP ये है और CV ये है, इन दोनों में अंतर किसका है, अंतर केवल P डेल्टा V का होता है। देखो इस समीकरण से देख सकते हो आप लोग, यहां पर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V का मान आप लोगों ने क्या रखा था, डेल्टा H रखा था, ठीक है। यहां पर आप लोगों ने क्या किया, केवल डेल्टा U का मान रखा, P डेल्टा V नहीं लिखा आप लोगों ने, है ना। मतलब इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर अंतर किसका आया, इस P डेल्टा V का अंतर आया। वहां पर P डेल्टा V साथ में था, यहाँ P डेल्टा V नहीं है, क्योंकि इसका मान तो जीरो हो जाएगा, केवल डेल्टा U का मान रखा अपन ने यहाँ, ठीक है। तो दोनों में P डेल्टा V का अंतर है, तो उस फॉर्मूले से देखो या फिर यहां से देखो, बात एक ही है ना। CP माइनस CV के अंदर अंतर किसका होता है, P डेल्टा V का अंतर होता है। अब आगे बात करें तो एक मोल आदर्श गैस, एक मोल के लिए आदर्श गैस समीकरण से, एक मोल के लिए आदर्श गैस समीकरण से, अब देखो आदर्श गैस समीकरण तो होती है PV बराबर nRT, ये होती है भाई, परंतु n का मान तो कितना रख देंगे, 1, तो बचेगा क्या, PV बराबर RT बचेगा,
ठीक है ना। तो ये 1 मोल के लिए आदर्श गैस समीकरण हो गई है। ठीक है, अब यदि ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो आयतन में परिवर्तन कितना होगा, तो V प्लस डेल्टा V, यानी आयतन बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ाते हो तो आयतन भी क्या होगा भाई, बढ़ जाएगा, तो V प्लस डेल्टा V हो जाएगा। तो ये दोनों मान कहाँ रख दो, इस PV बराबर RT वाले समीकरण में रख दो, तो क्या हो जाएगा, P तो ऐसा का ऐसा रहा, आयतन कितना हो गया, V प्लस डेल्टा V हो गया बराबर, ठीक है, R, और T का मान कितना हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया ना भाई, तो T का मान कितना हो जाएगा, T प्लस 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब सोल्व कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, PV प्लस P डेल्टा V गुणा किया अपन ने अंदर की तरफ, है ना, P को पहले V से गुणा किया तो PV, P को पहले डेल्टा V से गुणा किया तो P डेल्टा V बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, RT प्लस R हो जाएगा, RT प्लस R यहाँ पर हो जाएगा। अब चूंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि PV बराबर RT होता है, तो इस PV की जगह क्या रख दो, RT रख दो, तो भाई रख दिया अपन ने, यहाँ पर RT अपन ने रख दिया प्लस P डेल्टा V अपने पास आ गया बराबर RT प्लस R। अब देखो भाई, ये RT है, इधर भी RT है, इसको अपन इधर ले लेंगे तो RT किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ पूरा का पूरा, RT उसको मैंने इधर ले लिया तो माइनस RT प्लस P डेल्टा V बराबर क्या बचा इधर, केवल R। अब ये माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल हुआ तो बचा केवल, क्या बचा यहाँ पर, केवल P डेल्टा V बराबर R बचा। और इस P डेल्टा V बराबर R का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर संबंध क्या आ जाएगा, Cp माइनस Cv बराबर R, ये संबंध आप लोगों का यहाँ पर आ जाता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट संबंध है, कभी आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था अपना Cp व Cv में संबंध, Cp माइनस Cv बराबर R, जो अपन को यहाँ पर ध्यान रखना था। ठीक है, चलो, तो ये था Cp Cv में संबंध। ठीक है, चलो, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और एक छोटा सा पॉइंट मैं आप लोगों को और बता देता हूँ यहाँ पर कि सुनो, नोट लगा के एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ यहाँ पर पहले ही। देखो, ये जो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है ना, ऊष्मा परिवर्तन Cv, इसका मान एक उपकरण की सहायता से निकाला जाता है। उसका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, उसका नाम है बम कैलोरीमीटर। क्या नाम है, बम कैलोरीमीटर, उसके द्वारा इसका मान निकाला जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, स्थिर आयतन पर ऊष्मा परिवर्तन का मान बम कैलोरीमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो ये था अपना ऊष्माधारिता वाला टॉपिक, पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ठीक है, तो एक दो बार इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखें, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।